नमस्कार मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल में सभी का स्वागत करते हैं और सर्वप्रथम कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आज अपने इस YouTube चैनल में DLED 2019 सेकंड सेमेस्टर विषय हिंदी अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, हम इस पर प्रकाश डालते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा ये चैनल आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आप लोगों को हमेशा अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। चलिए हम फर्स्ट अध्याय कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, यह आपका पहला अध्याय है सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का। इससे पहले मैं आप लोगों को समास से संबंधित एक अध्याय पाठ था वो पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका है वो आपका। ये आपका आज अध्याय फर्स्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत आता है पहले कहानी की उपयोगिता। कहानी की उपयोगिता फर्स्ट हेडिंग आप देख रहे होंगे। तो कहानी की उपयोगिता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी, इसको समझना है। भाषा शिक्षण के लिए कहानी अत्यधिक महत्व रखती है तथा कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब भी भाषा शिक्षण की बात करेंगे तो कहानी उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कहानी मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही है। अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। हम इससे दूर नहीं हो सकते कि मानव सभ्यता हमारी जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी सभ्यता कहानी की है। कहानी के माध्यम से बच्चे आनंदित होते हैं और किसी भी विषय वस्तु को बड़ी सरलता से सीख लेते हैं। हमारे देश में बृहत कथा मंजरी, कथा सरिता सागर, पंचतंत्र या अन्य ऐतिहासिक पुरुष जैसे महावीर बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त आदि की कहानियाँ रोचक व शिक्षाप्रद रही हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार, अब हम यहाँ पर डेफिनेशंस देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे। विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहली आती है मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने क्या कहा, कहानी एक ऐसी रचना है जिससे जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद के अनुसार है। अगला रायवर्न के अनुसार, रायवर्न ने क्या कहा है, प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती है जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता। तीसरे आते हैं चार्ल्स बैरेट। ये भी एक विद्वान थे। इन्होंने कहा, कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चौथे, यूनानी दार्शनिक आप सभी जानते हैं प्लेटो। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, देश के लिए व्यायाम और मस्तिष्क के लिए संगीत ही शिक्षा है। कहानी भी संगीत का ही एक भाग है। अतः कहानी भी शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार नोटेशन के अनुसार और एस.सी. वेल्स के अनुसार इन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनको लर्न करना और जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ये परिभाषाएं एक नंबर में पूछ दी जाती हैं, जो आप नोट्स के माध्यम में से लिख लेना और उनको समझ लेना। आगे बढ़ते हुए कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, पाठशाला में कहानी कहने का प्रभाव बहुत पड़ता है और उसके प्रधान उद्देश्य
बच्चों को आनंद देते हैं। भले ही उसमें नीति व्यवहार शिष्टाचार आदि के उपदेश निकल आए, ये एक अलग बात है कि हम जब पाठशाला में कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो उसका उद्देश्य बच्चों को आनंद देना तो होता ही है, साथ में उससे बच्चे नीति व्यवहार शिष्टाचार आदि भी सीखते हैं। तो जो उद्देश्य हैं तो हम मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं कुछ उद्देश्य। पहला, ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा, बच्चों को सूक्ति लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों को स्पष्ट एवं तर्क संगत ढंग से विचार करना सिखाना। बच्चों को उनकी कल्पना शक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। पांचवा, भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। बच्चों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। सातवां, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। आठवां, छोटी व कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना। नौवां, बच्चों की साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। अभी हम पेज पलट रहे हैं। इस प्रकार 10वां उद्देश्य जो होता है वो है विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। बच्चों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना, संवेगों व मनोवृत्ति का ज्ञान कराना, और अंतिम मैंने लिखा है बच्चों में देश जाति तथा धर्म के प्रति स्थायी भाव बनाना। तो ये तो आपके उद्देश्य रहे कहानी शिक्षण के, और हम ये बताना चाहते हैं कि उद्देश्य और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जो हमारे दिमाग में उद्देश्य आए अच्छे से अच्छे, वो उद्देश्य हमने यहाँ पर आपको वर्णित किए, आपको बताए। अगला टॉपिक आता है इसी में, कहानी के प्रकार या भेद। कितने प्रकार होते हैं कहानी के, इसके भेद क्या होते हैं? तो कहानी के 4 भेद होते हैं। पहला, घटना प्रधान कहानी। दूसरा, चरित्र प्रधान कहानी। तीसरा, समस्या प्रधान कहानी। चौथा, भाव प्रधान कहानी। देखिए, अब ये चारों भेदों को लेकर हम कह सकते हैं, जब कहानी के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो बच्चों और शिक्षकों में दूरी कम हो जाती है और बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मानने लगते हैं और अपने मन की बात शिक्षक को बता देते हैं। अतः कहानी बच्चों को सोचने, समझने, जानने, कल्पना करने आदि गुणों को विकसित करने के भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दोगुनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। देखिए, तो हम चलते हैं अब कहानी की विधियाँ। अभी हमने प्रकार पढ़े, अब देखते हैं विधियाँ। इसकी विधियाँ भी 4 होती हैं, जिसमें पहली आती है वार्तालाप विधि, अर्थात बातचीत के माध्यम से। दूसरा, चित्र विधि, चित्र को दिखाकर कहानी बताना या लिखना। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कहानी समझाना। कहानी कथन विधि, और कथानक के माध्यम से अर्थात व्याख्यान के माध्यम से कहानी लिखना। तो ये 4 विधियाँ हो गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आती है चौथी, कहानी कथन विधि। इसके भी कई भाग हैं, इससे बच्चों में क्या विकास होता है और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। कहानी कथन विधि में आप देख रहे हैं तीर का निशान लगा हुआ है नीचे, जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि नंबर 1, अधूरी कहानी। कहानी कोई भी सुनाए तो उसमें अगर अधूरापन होगा तो बच्चों के अंदर लालसा उत्पन्न होगी आगे सुनने की और जानने की, और वो उत्सुक रहेंगे। नंबर 2, दृश्य दिखाकर। हम दृश्य दिखाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं। नंबर 3, कार्टून अभिनय। कहानी कहते समय कार्टून का प्रयोग कर सकते हैं आप स्वयं अभिनय भी कर सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें। चौथा, कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम, परिवेशी शब्द, ये भी जानकारी आवश्यक है। पांचवा, विशेष घटना, टीवी सीरियल एवं नाटक इत्यादि से संबंधित भी कहानी होनी चाहिए। छठवां, कल्पना शक्ति। ऐसी कहानी कथन विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। नाउ अब हम चलते हैं कहानी के विविध रूप। कहानी के कौन से विविध रूप होते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है सामाजिक कहानियाँ,
दूसरी धार्मिक कहानियाँ और तीसरा ऐतिहासिक कहानियाँ। इनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक कहानियों में समाज से संबंधित रीतियाँ, नीतियाँ, परंपराएं और समस्याएं आती हैं। धार्मिक कहानियों में नीति संबंधी उपदेश निहित होते हैं, जैसे उपनिषदों की कहानियाँ, गीता संबंधी उपदेश इत्यादि। ऐतिहासिक कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित एवं राजनीतिक दांव पेंच भी निहित होते हैं। ऐतिहासिक कहानियों में कहानी लेखन के उद्देश्य एवं लेखन शैली की दृष्टि से भी कहानियाँ प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहली कहानी चरित्र प्रधान कहानियाँ, दूसरी समस्यात्मक कहानियाँ, तीसरी घटना प्रधान कहानियाँ। तो ये लेखन उद्देश्य के आधार पर भी 3 प्रकार ही होते हैं। अब हम चलते हैं अच्छी कहानी की विशेषताएं, कि अच्छी कहानी यदि कोई है, रोचक है, सरल है, बच्चे सीख सकते हैं, तो उनकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो हमने पाया, विचार किया, मंथन किया, तो हमने पाया कि पहला शीर्षक पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक हमेशा आकर्षक, स्पष्ट और कथानक का आभास कराने वाला होना चाहिए, जिससे बच्चे उत्सुक रहें। दूसरा कथानक अर्थात कथा वस्तु छोटी, सरल और स्पष्ट हो, गतिशीलता, क्रमबद्धता एवं बच्चों के स्तर के अनुरूप। तीसरा पात्र कम और अच्छे चरित्र वाले, शिक्षाप्रद हों। कथोपकथन चौथा कथोपकथन प्रभावी, पात्रानुकूल और सुंदर। पांचवा भाषा शैली सरल, स्पष्ट, साधारण बोलचाल की भाषा प्रयोग में लाई जानी चाहिए। छठवां उद्देश्य पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी विशेषता के अंतर्गत आता है। मनोरंजन के साथ बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास करने का। चलिए हम अपने तीसरे पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा पेज हो गया। अब हम चलते हैं कहानी का चयन। कहानी चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी चयन करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 बच्चों के स्तरानुकूल। नंबर 2 शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास करने वाली। नंबर 3 रुचिकर, छोटे बच्चों के लिए परियों और किशोरों के लिए खोज संबंधी कहानियाँ का चयन होना चाहिए। चौथा कहानी सरल, स्पष्ट और गतिशील हो। पांचवा कहानी यथासंभव बच्चों के जीवन से संबंधित हो। छठवां कहानी में यथेष्ट वार्तालाप हो। सातवां पात्रों की अधिकता न हो। आठवां कहानी में सत्यम, शिवम और सुंदरम का समावेश हो। नंबर 9 कहानी में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के चरित्रों का समावेश हो, जिससे कि बच्चे अच्छे और बुरे गुणों में भेद करना समझ सकें। 10वां कहानी का समापन अर्थात अंत सुखात्मक होना चाहिए, जिससे बच्चों को सुख की प्राप्ति हो। अब देखिए, बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ साथ कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। अगर मनोरंजन ही है केवल, तो भी वो कहानी सही नहीं मानी जाती। मेरा मानना है कि मनोरंजन तो हो, लेकिन साथ साथ कहानी शिक्षाप्रद भी हो। जैसे भेड़िया और भेड़ की कहानी, बंदर और मगर की दोस्ती जैसी कहानी, बंदर बांट एवं कुत्ता और हड्डी की कहानी इत्यादि, ये मनोरंजनपूर्ण और साथ साथ शिक्षा देने वाली कहानियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम चलते हैं कविता। इस अध्याय के अंतर्गत कुछ हम छोटी छोटी चीज़ें भी जानेंगे। कविता, बाल गीत, लोक कथा और रोचक प्रसंग के बारे में भी जानेंगे। तो कविता, हृदय में उमड़े भावों की अभिव्यक्ति को कविता कहते हैं। हृदय में उमड़े भावों की अभिव्यक्ति को कविता कहते हैं। जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से बचें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो इस तरीके से ये कविता होती है।
और अब चलते हैं बाल गीत। बाल गीत भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बच्चों के स्तर के अनुरूप होते हैं और बच्चे उसके माध्यम से अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन होता क्या है बाल गीत? देखिए, बच्चों को ज्ञान देने हेतु गीत बाल गीत कहलाते हैं, जो सरल, सौम्य और सीखने की प्रक्रिया में रोचकता उत्पन्न करते हैं। जैसे एक भंवरे से पूछा हमने, गुंजन करते फूलों के संग, फिर क्यों ना तुम्हें मिल पाते हैं फूलों के इतने प्यारे रंग। तो इस रोचकता भरी बाल गीत के माध्यम से बच्चे अच्छी-अच्छी बातें सीखते हैं और ज्ञानार्जित करते हैं। अब हम चलते हैं लोक कथा। देखिए, लोक कथा बहुत ही प्रचलित चीज है ये, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर होती हैं। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र या शक्तियां बहुधा देव, परिदेवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं। लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। इसलिए लोक कथाएं आवश्यक हैं। आप समझ गए होंगे कि लोक कथा क्या होती है और क्यों आवश्यक है बच्चों की पाठशाला के अंतर्गत लोक कथाएं। अब हम चलते हैं रोचक प्रसंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। देखिए, रोचक प्रसंग क्या होते हैं। विद्यार्थियों को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय किसी रोचक प्रसंग के बारे में कक्षा में जानकारी देनी चाहिए। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा कहानी व लोक कथा के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। रोचक प्रसंग का मंचन करने से बच्चों के मन में रोचक कहानी व नाटक के भावों में नए प्रसंग उत्पन्न होंगे। उन प्रसंगों को लेकर बच्चों को कहानी तथा लोक कथा की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। रोचक प्रसंगों के माध्यम से बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। और आज के जीवन में वास्तव में एक आदर्श नागरिक बनना बहुत बड़ा समस्या है। अगर व्यक्ति एक आदर्श नागरिक बन जाता है तो आप ऐसे मान के चलिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही संस्कारपूर्ण हुई है, तभी वो व्यक्ति आदर्श नागरिक बन सकता है। चलिए पेज पलटते हैं। तो अब हम अभ्यासार्थ प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं और यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपको वीडियो अपलोड हो जाने पर वीडियो तो आपसे शेयर करूंगा ही, साथ ही साथ आपको जो हमारा ये नोट्स है इसकी फोटोकॉपी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि आप फोटोकॉपी सामने रखकर हमारे वीडियो के माध्यम से आप समझ सकें। आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभ्यासार्थ प्रश्न ऑब्लिक परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं? देखिए, पहला, कहानी की उपयोगिता बताइए। दूसरा, कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तीसरा, कहानी की विधियां कौन कौन सी हैं। चौथा, लोक कथा किसे कहते हैं। पांचवा, कहानी की कोई दो परिभाषाएं लिखिए। छठवां, कहानी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है, क्या यह कथन सत्य है। सातवां, कहानी के कितने भेद या प्रकार हैं। आठवां, वार्तालाप विधि समझाइए। नौवां, हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो ये तो इस प्रकार से अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न हुए। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिनमें हमने विकल्प नहीं दिए हैं, लेकिन हमने उनके आंसर देने की पूरी कोशिश की है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से पहला अध्याय ये पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला, गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की महत्वपूर्ण विधा है।
तो इसका आंसर होगा कहानी। दूसरा, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। बता चुके हैं हम लेसन के अंतर्गत 4 भेद होते हैं। कहानी की विधियां मानी जाती हैं, विधियां भी 4 ही होती हैं। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। वास्तव में चित्र विधि ही सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, क्योंकि चित्र देखकर बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और उनमें रोचकता उत्पन्न होती है। 5वां, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? ये कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। 6वां, कहानी सुनाने वाले को विशेषता क्या होनी चाहिए? कहानी सुनाने वाले की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो मेरा मानना है कि कहानी सुनाने वाले की विशेषताओं में ये महत्वपूर्ण विशेषताएं ये होनी चाहिए। एक तो कुशल अभिनेता होना चाहिए वो, और कथा वस्तु का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तथा शब्दों का सरल और सरस चयन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो वह व्यक्ति कहानी अच्छे से सुना सकता है और बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सुनने और याद करने में दक्ष योग्यताएं कौन सी हैं? देखिए, तो योग्यताएं दक्ष यही हो सकती हैं कि धैर्य धारण करना, अर्थात धैर्यपूर्वक, मनोयोग एवं सहानुभूति इत्यादि, ये जो हैं ये दक्ष योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आज का आपका प्रथम अध्याय कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, ये आपका आज अध्याय कंप्लीट होता है। और हम आप लोगों से पुनः गुजारिश करेंगे कि इस तरीके से आपके हिंदी के 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। आप लोग पूरी मेहनत और शिद्दत से तैयारी करें, अपने नोट्स बनाते रहें। जब भी डाइट ओपन होगी, हमें नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पुनः समझा भी देंगे और उनको चेक कर देंगे। एक बार पुनः कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए जय हिंद, जय भारत।